तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो ये सब कुछ हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के एग्रीकल्चर, ब्रिक्स जो हमें मिलती हैं, बोन्स जो हमें मिलती हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया, मैप का रेफरेंस लिया था, सील्स के बारे में पढ़ा था। तो ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और लाइन बाय लाइन आपको क्लास 12th के हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आ सकें। तो शुरू करते हैं। आज हम मोहनजोदारो की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि मोहनजोदारो कहाँ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोहनजोदारो यहाँ पे है। ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है और ये पाकिस्तान है। इसका मतलब कि मोहनजोदारो आज के करंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब समझते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो एक अर्बन सेंटर है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि ये एक प्लैन्ड अर्बन सेंटर है और इसके काफी यूनिक फीचर्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप मोहनजोदारो के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। एक हो रही है सिटाडेल और एक हो रही है लोअर टाउन। सिटाडेल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये छोटा एरिया है, स्मॉल है, और जो लोअर टाउन है ये बड़ा लार्ज एरिया है, लेकिन ये थोड़ा हाइट पे है। और जैसे कि इसका नाम है लोअर टाउन, ये थोड़ा लोअर है कंपेयर टू सिटाडेल। तो ये कहा जाता है कि शायद इन दो डिवीजन में इस एरिया में रिच लोग, रिच मतलब अपर क्लास जो लोग होंगे, अपर क्लास जैसे कि उस वक्त प्रीस्ट हो सकते हैं, वो यहाँ रहते होंगे, और जो बाकी नॉर्मल पब्लिक है वो लोअर टाउन में रहती होगी। तो आइए हम आपकी बुक में जो लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। तभी इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन डाल दिया, लेकिन इसकी वन ऑफ द अर्बन और प्लान्ड सिटीज में आता है मोहनजोदारो। सेटलमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो सेक्शन। एक है स्मॉलर बट हायर, दूसरा है लार्जर बट लोअर। तो ये है लार्जर और लोअर, और ये है स्मॉलर लेकिन हायर। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर हो सके तो अपनी बुक में ही ये चीज लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट these as a citadel and a lower town. Citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. अब आप कह सकते हो कि ठीक है, मान लिया सिटाडेल हाइट में थोड़ा ऊंचा है, लेकिन हाइट में ऊंचा कैसे हुआ? क्योंकि मड की लेयर बना दी गई है, और जब मड की लेयरिंग कर दी जाएगी तो वो थोड़ा सा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बिल्डिंग्स बनी है। तो ये हो गया आपका सिटाडेल। लेकिन ऐसी कोई मड की प्लेटफॉर्म लोअर टाउन में नहीं बनी है, तो इसीलिए ये हो गया आपका लोअर टाउन। It was walled, which meant that it was physically separated from lower town. एक पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आया कि जो सिटाडेल है उसके आसपास वॉल है, तो उसको सेपरेट किया गया था लोअर टाउन से। मैं ये वाला पार्ट आपको पढ़ाऊंगी पैराग्राफ, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लोअर टाउन और सिटाडेल को डिफरेंस, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सिटाडेल और लोअर टाउन में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइट में ऊंचा है सिटाडेल, और लोअर टाउन जैसे कि उसका नाम है वो लोअर है। दूसरी बात है कि ये छोटा है और ये लार्ज है, इसके आसपास वॉल है, तो इससे ये सेपरेट किया गया है। अब ये हाइट में ऊंचा कैसे है?
क्योंकि यहाँ पे मड के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। द लोअर टाउन इज ऑल्सो वॉल्ड. Several buildings were built on platforms which served as a foundation. It has been calculated that if one labor moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million persons per day. Imagine कितना huge amount of labor use हुई होगी. In other words, mobilizing of labor on a large scale. आपको ये वाली लाइन याद रखनी है पूरी कहानी में, सबसे इंपॉर्टेंट कि लेबर को मोबिलाइज किया गया था. अब हम इस वाले पैराग्राफ को भी एक बार समझ लेते हैं. ये पैराग्राफ कह रहा है अबाउट हड़प्पा जब फर्स्ट डिस्कवर हुआ तो उसकी जो ब्रिक्स थी वो बड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लूट ली गई थी. एज अर्ली एज 1875, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. एलेक्जेंडर क्यूमिंगम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एलेक्जेंडर क्यूमिंगम, और इस पे बहुत बार एमसीक्यू भी आता है. ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एएसआई का फर्स्ट डायरेक्ट और एलेक्जेंडर क्यूमिंगम ने ये कहा कि द ब्रिक्स जो कि टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट वो इतनी इनफ थी to lay bricks about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan. ये दोनों एरिया पाकिस्तान में हैं. तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिक्स इतनी थी कि हम रेलवे लाइन, एक एक ब्रिक अगर जोड़ के हम रेलवे लाइन का वो बनाएं तो वो लाहौर से लेके मुल्तान तक हम रेलवे लाइन बना सकते हैं. इतनी सारी ब्रिक थी. तो काफी साइट्स आप कह सकते हो डैमेज हो गई. उसके कंपैरिजन में मोहनजोदारो काफी बेटर तरीके से प्रिजर्व हो गई. शायद इसीलिए हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और हमें इसीलिए शायद उसके बारे में ज्यादा पता भी है. आगे बढ़ते हैं. लेइंग आउट ड्रेन्स. अब आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ड्रेन्स को ले करना वो नहीं भूले थे. One of the most distinctive features about Harappan cities was carefully planned drainage. अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएं तो आप उसमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की बात करोगे, आप उनके टूल्स की बात करोगे, आप कैनाल्स की बात करोगे और वाटर रिजर्वॉयर्स की बात करोगे जो हमने पहले पढ़ा था. उसके बाद आप जब मोहनजोदारो की बात करोगे तो आप लिखोगे कि कैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में जो वो ब्रिक्स बनाते थे, ब्रिक्स की लेंथ और ब्रिक्स की ब्रेड्थ वो बिल्कुल सेम आपको काफी जगहों पे मिलेगी. तो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स की आप बात करोगे इसमें और आप ड्रेन्स की बात करोगे. ड्रेनेज सिस्टम आप लोअर टाउन में अगर नोटिस करोगे तो रोड्स और स्ट्रीट्स एक ग्रिड पैटर्न में ले की गई थी एट इंटरसेक्टिंग राइट एंगल्स. इस लाइन का क्या मतलब है कि जो सड़क है उनको इस तरीके से पैटर्न में ले किया गया था जो एक 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, राइट एंगल बनता था. It seems that streets with drains were laid out first. पहले ड्रेन्स बनाए गए थे, उसके बाद स्ट्रीट्स को बनाया गया था ताकि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो प्रॉपरली हर घर से वॉल बनाई गई थी कि वो जो वेस्ट है वो डिस्पोज हो सके. जो भी घर से डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है उसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी कि वो घर बनने से पहले कि कैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम होगा. तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर प्लानिंग करके घर बनाए गए थे. अब सिटाडेल्स, while most Harappan settlements have small high western part
and a large lower eastern section, there is a variation. ये वेरिएशन हमें दो जगहों पे मिलता है, धोलावीरा और लोथल. लोथल गुजरात में है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इस इंटायर सेटलमेंट को फोर्टिफाइड किया गया था. Within the towns were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off but was built at height. तो ये चीज आपको जो सिटिडल्स के बारे में हर जगह पे सेम मिलेगी, लेकिन आपको धोलावीरा और आपको लोथल में ये थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी. तो ये बात आपको याद रखनी है, आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और आपको एक शॉर्ट नोट में भी आ सकती है बात. आगे चलते हैं. डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. एक घर का आर्किटेक्चर किस तरीके का होता था. लोअर टाउन की ही हम बात कर रहे हैं. तो वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब है घर में जो लोग रहते हैं, वो जो घरों की बिल्डिंग्स हैं, जो उनके सेंटर का एरिया है, उसमें एक आंगन यानी कि कोर्टयार्ड होता था. आसपास उसके कमरे होते थे हर तरफ, और कोर्टयार्ड प्रोबेबली सेंटर होता था जहां पे सारी एक्टिविटी जैसे कि खाना बनाना, वीविंग करना, सिलाई बुनाई करना, ये सब काम किए जाते थे. गर्मियों में और स्पेशली हॉट एंड ड्राई सीजन में ये सारा जो सेंटर होता था, ये आंगन ही होता था. अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो है कंसर्न ऑफ प्रिवेसी. आपको किसी भी घर में कोई विंडो नहीं दिखेगी. नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड फ्लोर पे आपको कोई विंडो नहीं दिखेगी. जो घर का मेन एंट्रेंस है, यानी कि जो घर का मेन दरवाजा था, वो कुछ इस तरीके का बनाया गया था कि आपको जैसे ही कोई आएगा, उसको पूरा सेंटर का व्यू एकदम से ना दिख जाए. तो आप देख रहे हो कितने ध्यान से उन्होंने घर बनाए थे कि पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़की नहीं है, दूसरा मेन दरवाजा जो है घर का, उसे इस तरीके से बनाया गया था कि कोई मेन दरवाजे पे आए तो उसको पूरा घर ही ना दिख जाए. अंदर का पूरा कोर्टयार्ड जो आंगन है या घर के अंदर का हिस्सा है, पूरा ना दिखे. इस तरीके की घर की बनावट थी. तो आप एक डायग्राम में भी देख सकते हो तो आपको बेहतर समझ आएगा. ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, ये घर का मेन दरवाजा है. देख सकते हो आप कि पूरा घर किसी को नहीं दिखेगा अगर कोई यहां से आ जाए. मान लेते हैं कि ये घर का दरवाजा है, तो यहाँ पे देखिए आपको सीढ़ियां भी दिख रही हैं, आपको आंगन भी दिख रहा है, आपको कमरे भी दिख रहे हैं, आपको सीढ़ियां भी दिख रही हैं जो नीचे जा रही हैं, ऊपर आ रही हैं. तो सीढ़ियां भी थी. घर का ग्राउंड फ्लोर था, तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हमें फर्स्ट फ्लोर तक मिलता है कि उसमें तो फिर खिड़कियां दिखती हैं. तो देख रहे हो कि उन्होंने अपनी प्रिवेसी को कितने ध्यान से उन्होंने इस तरीके से चीजों को बनाया था. एक चीज और हमें दिखती है कि हमें हर घर में एक अपना बाथरूम, जो कि ब्रिक से, ईंटों से बना हुआ, जिसमें ड्रेन भी कनेक्टेड है. जैसे हमने ड्रेनेज के बारे में ऊपर से पढ़ ही लिया, तो हर घर में जो बाथरूम है वो ड्रेन से कनेक्टेड है. एक दीवार जा रही है नीचे की तरफ, जैसे अभी हमने ऊपर के डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये देखिए एक दीवार है, ये ड्रेन की ऐसे दीवार है. तो इसी तरीके से दीवारें बनाई गई थी. कुछ घर ऐसे थे जिन्हों में हमें सीढ़ियां भी दिखती हैं टू रीच सेकंड स्टोरी और द रूफ. मैनी हाउसेस में हमें कुएं भी मिलते हैं. ऑफन एक कमरा है जो बाहर की तरफ है और वहां पे हमें कुएं दिखते हैं. इसमें एस्टिमेटेड है कि टोटल मोहनजोदारो में 700 कुएं पाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. 700 कुएं सिर्फ मोहनजोदारो में होना. अब सिटाडेल की बात कर लेते हैं. सिटाडेल जो एक स्ट्रक्चर है, ये माना जाता है कि ये स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए होगा. यहाँ पे हमें वेयर हाउस भी मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है. लोअर ब्रिक से बना हुआ पोर्शन, उसका ऊपर का पोर्शन जो है, ये देखिए, ये पोर्शन है,
इसका जो नीचे का पोर्शन था वो ब्रिक से बना था, तो वो आज भी है। लेकिन माना जाता है कि ऊपर का पोर्शन जो था वो लकड़ी का बना था, और वक्त के साथ वहां पे दीमक लग गई, वो हिस्सा अब नहीं बचा, लेकिन हमें नीचे का हिस्सा दिखता है। तो एक तो हमने वेयर हाउस देख लिया, दूसरा हमने देखा ग्रेट बाथ। अगर आपने मोहनजोदारो पिक्चर देखी है तो आपको पता होगा ग्रेट बाथ ये एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है। देखिए पिक्चर तो नहीं है, इसमें ही आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपके मैप में दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेट बाथ लिखा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, इसमें सीढ़ियां होती हैं अंदर जाने की, दोनों तरफ से आप अंदर जा सकते हो। तो रेक्टेंगुलर टैंक जो कि आसपास उसके कमरे होते हैं, चारों तरफ कमरे हैं, दो तरफ अंदर जाने का रास्ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीढ़ियां हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, जिनसे आप उस टैंक के अंदर जा सकते हो। अब इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रिक्स पे बना हुआ है, इसमें सिर्फ ब्रिक्स लगी हैं, और इस तरीके से बनाया गया है जिप्सम मोर्टार, जिप्सम को यूज करके, कि इसके अंदर पानी रुक जाता था। आसपास तीन साइड से ये लार्ज वेल से कनेक्टेड है कि पानी इसके अंदर आता रहे, ताकि पानी, और वहां से ड्रेनेज से भी कनेक्टेड है एक तरफ से। तो जब इनको नया पानी चाहिए तो वेल कनेक्टेड है, वहां से नया पानी आ जाता है, और फिर इस वेल को साफ करना है, इस ग्रेट बाथ को, तो ड्रेनेज भी कनेक्टेड है, वहां से जो भी पानी गंदा हो चुका है उसे वहां से निकाल देते हैं। तो इस सफाई से इस वाटर टैंक को पूरे तरीके से बनाया गया है। आसपास इसके बाथरूम्स भी कनेक्टेड हैं, कॉरिडोर्स हैं, और ये सबसे ज्यादा यूनिक स्ट्रक्चर आप कहोगे हमें पूरे के पूरे सिटीडल में। वैसे काफी सारे यूनिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, लेकिन जो ग्रेट बाथ है वो सबसे ज्यादा यूनिक स्ट्रक्चर है। अब ये किसके लिए यूज किया जाता होगा? तो माना जाता है कि जैसे कोई रिचुअल बात होती है, हमारे में आज भी माना जाता है कि जब कोई पवित्र वक्त होते हैं कि गंगा जी में स्नान करना, तो शायद उनके वक्त में भी कुछ रिचुअल बात होते होंगे जब इस ग्रेट बाथ में नहाया जाता होगा। ये सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। मैंने कहा ना, हम हमेशा मे बी या शायद लगा देंगे हर बात में, कि शायद ऐसा होता होगा। तो ये था आपका पूरा मोहनजोदारो का। अगले पार्ट में हम ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, कि वहां के लोगों को जब दफनाया जाता था उनके साथ क्या कोई चीज भी दफनाई जाती थी, कैसे दफनाया जाता था, वहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इन डेप्थ, जैसे मैंने आपको अभी पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको मोहनजोदारो वाले पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, और आपको हिस्ट्री क्लास 12th, जो कि मेरा अभी का टारगेट है, आपको उसकी तीनों बुक्स अच्छे से समझ आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।